लगा एक और बड़ा झटका दिल्ली में। अरविंदर सिंह लवली ने थामा बीजेपी का दामन। लवली के साथ 4 और कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल। सर आशीष हांडा, कांग्रेस को आप खत्म करने चले थे, आप कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस से कोई बीजेपी में आता है, 24 घंटे में आप उसे टिकट दे देते हैं। बड़ा अहम सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, उन लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को सींचा, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, 2 से लेकर 303 सीटों तक पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस से आया एक प्रत्याशी टिकट ले जाता है, लेकिन उनका क्या दोष है जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया है? आप तो कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं। राजेश जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राजेश जी, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि कुछ लोगों को लगता है जी कि मोदी जी दलों को जीतते हैं या हैक करते हैं, तो मैं आज क्लैरिटी दे दूं कि मोदी जी दलों को हैक नहीं करते, मोदी जी दिलों को हैक करते हैं। इसलिए जिस जिसकी अंतरात्मा जाग जाती है, जिस जिस को समझ में आ जाता है कि हमें रोम की संस्कृति में नहीं राम की संस्कृति में आगे बढ़ना है, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है और मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत को बनाने की तरफ प्रयत्नशील होने में, अपना योगदान देने में जुट जाता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, आपने अभी बताया, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को वो बड़ी नॉर्मल बात लगी, तो मैं थोड़ा सा उनका ज्ञानवर्धन कर दूं कि कांग्रेस को छोड़ने की प्रथा 1938 में शुरू हुई थी, जब आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। इसके बाद इनके ही और हम सबके पूजनीय हमारे बापू जी गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस एक विचारधारा है, कोई पॉलिटिकल आउटफिट नहीं है, इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। अच्छा, अभी ये ईडी सीबीआई की बात लेके रो रहे थे, जरा इनसे पूछिएगा G23 क्या है, ये जानते हैं? G23 ऐसे 23 एमपी हैं कांग्रेस के ही उच्च लेवल के एमपी, जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, संदीप दीक्षित, अनंत शर्मा, शशि थरूर, ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने G23 बनाया, जो कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से परेशान थे। तब कौन सा ईडी सीबीआई का रोना था? कुछ नहीं था। अच्छा, कांग्रेस अपने आप में इकलौती ऐसी पार्टी है राजेश जी, जिसके 9 सिटिंग चीफ मिनिस्टर कांग्रेस को छोड़ के भागे हैं। ऐसा उदाहरण आपको इंडियन पॉलिटिक्स में पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। 9 सिटिंग चीफ छोड़ के भागे और उनमें से कईयों को आपने सीएम बना दिया। ये भी तो इंटरेस्टिंग नहीं है कि नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं साथ में कि क्या आपके पास ऐसे फेस नहीं है, आपके पास ऐसे कार्यकर्ता लीडर नहीं है जिन्हें आप सीएम बना सकें, जिन्हें चुनावी मैदान में उतार सकें? क्या आपको कांग्रेस से, एनसीपी से और दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं? देखिएगा, इसके 2 पहलू जी। पहली बात तो ये, आपको कहा कि 9 सिटिंग सीएम इनके छोड़ के भागे, तो क्या ये सत्य है या क्या ये मिथ्या है? तो इनकी याददाश्त में ताजा करा दूं कि अशोक चौहान महाराष्ट्र से, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से, विजय बहुगुणा उत्तराखंड से, एमएस कृष्णा कर्नाटका से, एन किरण रेड्डी आंध्र प्रदेश से, दिगंबर कामत गोवा से, एनडी तिवारी उत्तराखंड से, जगदंबिका पाल उत्तर प्रदेश से और प्रेरणा खांडू अरुणाचल प्रदेश से 9 सिटिंग सीएम। और दूसरा बात का जो आपका सवाल का जवाब है, मेरे पास ऐसे 32-33 और नेताओं की लिस्ट है, जो मैं गिनाने लगा तो ये पानी पानी हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको सवाल का जवाब देता हूं, जल्दी से दे दीजिए। क्या है कि देखिएगा, ये जो राजनीति है ना, इसमें साम दाम दंड भेद चारों चीज चलती है। इसमें सिर्फ अपनी लाइन बड़ी नहीं करनी होती, सामने वाले की लाइन भी छोटी करनी होती है। चाहे अगर कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी में आ जाए, आपको कोई मैटर नहीं रखता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस मुक्त चले, कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कह रहे हैं आप? सुनिए, मैं बता रहा हूं, मैं क्लैरिटी दे रहा हूं इसकी आपके दर्शकों को। कांग्रेस बुरी हो सकती है,
कांग्रेस का नेता बुरा हो सकता है। हम दोनों में डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, लेकिन बीजेपी में आकर वो अच्छा हो जाता है। चलिए ठीक है, मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। सर मैं आता हूं आपके पास, और भी वक्त है तो ही वो बीजेपी में आता है। अगर वो बीजेपी में आने के बाद भी कांग्रेस की नीतियों पे चलेगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, देखिएगा ना अपने नेताओं को। चलिए मैं आता हूं डॉक्टर आशीष अंडा, फिर आऊंगा समय है मेरे पास, समय है, लंबा समय है। मैंने जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उस इस्तीफे के बाद तमाम अपने साथियों से मैं मिला था। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता जो हम सब लोगों के साथ दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है। डॉक्टर आशीष हांडा, नवीन जिंदल, अशोक चौहान, अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, लगभग 24 से 25 ऐसे नेता जिनके ऊपर आपने करप्शन के आरोप लगाए, किसी और ने नहीं लगाए, ये आपके ही द्वारा लगाए गए। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, पाक साफ हो गए, कोई डिप्टी सीएम बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया। मैं आपसे डिफर करता हूं यहां पे सर जी। वो हमने इल्जाम लगाए, ये अर्ध सत्य आपने सही कहा। वो बीजेपी में शामिल हुए, ये भी सत्य आपने कहा। अच्छा। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद वो पाक साफ हो गए, ये सत्य नहीं है। इनमें से किसी के ऊपर भी ईडी हो, सीबीआई हो, मतलब ये दाग अच्छे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, चल रहे हैं। नहीं, अजीत पवार को तो क्लीन चिट मिल गई है सर, और हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने सीएम बना दिया है। इससे बड़ी और क्या चीज होगी सर? क्या चाहिए? अजीत पवार डिप्टी सीएम। जी आप एक बात समझिएगा जी, बताइए। वो दोषी साबित हो गए, जवाब है नहीं। उनके ऊपर इल्जाम है, जिसके लिए अभी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन और सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम चल रहा है। अगर वो दोषी साबित हो, उसके बावजूद मैं पलट के क्या अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम क्या दोषी साबित हो गए हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया बताइएगा। मैं आपका फैन हो गया राजेश जी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग बातें अब हम देखेंगे। ठीक है। पहली बात, अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो नैतिकता की दुकान खोलने के लिए भारतीय राजनीति के अंदर आए थे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये नारा दिया था कि अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगे तो पहले उसको देना चाहिए रेजिग्नेशन, बाद में होनी चाहिए उसकी इन्वेस्टिगेशन। ये उनका नारा था। इसलिए हमने ये कहा कि आप और किसी की बात माने ना माने, कम से कम अपने मापदंड पे तो पूरे उतरे जो आप ही ने कहे थे। पहली बात। दूसरी बात, उनकी रेजिग्नेशन इसलिए भी मांगी जा रही है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल ही नहीं है कि जेल के अंदर से रहते हुए दिल्ली की सरकार चलाई जा सके, जिसको एलजी साहब ने भी अप्रूव कर दिया है अपने बातों के अंदर, और हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि दिल्ली सरकार जेल के अंदर से चलाई जा सके, क्योंकि ना तो उनके पास फाइल भेजने का कोई तरीका है। ऐसा तो नहीं, मैं देखिए, मैं और भी मेहमान है, मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ आ जाए तो ईडी कार्रवाई को स्लो कर देती है। आपके ऊपर तो यह भी आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के साथ चले जाओ, और आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाए कि बीजेपी के पास चले जाओ, ईडी आपको क्लीन चिट दे देगी, साफ रास्ता दे देगी कि आप साफ हैं। डॉक्टर दीपक जी देखिए, ऐसा है, आरोप प्रत्यारोप, ठीक है ना, ये सब तो राजनीति का खेल है। चलिए मैं आता हूं, क्योंकि दो मेहमान मेरे पास और है। भूदेव शर्मा फिर मुझे कह देंगे कि आप मुझे वक्त नहीं दे रहे। मैं आता हूं। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक जी की बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान के किसी मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया, उसको हम अपनी डिबेट में डिस्कस करें, वो शायद पाकिस्तान का लेवल नहीं है और हम लोगों के लिए भी समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी देश का सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री जी अगर स्टेज से खड़े होकर कोई टिप्पणी करते हैं तो वो निराधार और निरर्थक नहीं होती। मेरा काम भाजपा का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हुए ये समझाना आपके दर्शकों को जरूरी है कि वो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों किया। प्रधानमंत्री जी ने शहजादे का नाम इसलिए उठाया कि पाकिस्तान चाहता है कि शहजादे को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि शहजादे का पाकिस्तान प्रेम और पाकिस्तान के जितने अधिकारी और नेता हैं उनका शहजादा प्रेम उजागर है, क्योंकि दोनों की मानसिकता, दोनों की सोच, दोनों की कार्यप्रणाली में हमें एक सिंक्रोनाइजेशन दिखाई देती है, जो आपके माध्यम से भारत की जनता और दर्शकों को जानना जरूरी है।
दोनों का आज तक ये समझ नहीं आया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्यों? मुझे थोड़ा समय दीजिए। नहीं, मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। ठीक है, मैं अपनी 1 मिनट दे रहा हूं बात को जी ठीक है, 1 मिनट दे दीजिए, बहुत रहेगा इतने में, क्योंकि दोनों का एक ही दुश्मन है और उस दुश्मन का नाम है नरेंद्र मोदी। दोनों भारत की अखंडता, स्थिरता, उन्नति से दिक्कत में आए हुए हैं। क्योंकि आपने कांग्रेस को देखा होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी होती है। दोनों ही हिंदू और सनातन विरोधी वक्तव्य देते हैं और कर्म करते हैं। भगवा आतंकवाद किसने कहा? दोनों आतंकवाद का साथ देते हैं। बाटला हाउस पे कौन रोया? ठीक है, मैं जल्दी से 30 सेकंड और आपको दे रहा हूं, मुझे 30 सेकंड आपको और दे रहा हूं। लाहौर कौन गया था सर? नवाज शरीफ को किसने हिंदुस्तान बुलाया था? पठानकोट में आईएसआई को किसने बुलाया? जिन्ना की कब्र पे फूल किसने चढ़ाए? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। जी 30 सेकंड। बिल्कुल, ये सारा कुछ भाजपा के नेताओं ने किया। हाँ। क्यों किया? क्योंकि हम सामने वाले को मौका देना चाहते हैं कि अगर तुझे सुधरना है तो हम तुझे एक मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर तू नहीं सुधरेगा तो वो हम ही हैं जो कहते हैं कि अगर उधर से एक गोली चले तो इधर से गोली चलाते हुए गिनना मत। चलिए भूदेव शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग का सिलसिला तेज हो चुका है। एक और नेता एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष करने में जुटे हुए हैं। चुनावी रण में कूदी बीजेपी एनडीए 400 पार के लक्ष्य पर अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेता भी एनडीए के लक्ष्य को भेदने और मोदी सरकार को पटकनी देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हुए हैं। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की सियासी लड़ाई में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। फिर क्या, बीजेपी को बैठे बैठाए कांग्रेस को घेरने का एक और बड़ा मुद्दा मिल गया और बीजेपी कांग्रेस पे हमलावर हो गई और सियासी तकरार में दिग्गज नेता एक दूसरे पर जमकर बार पलटवार करने में लग गए और हम ललकार में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी घमासान तेज है और अब लोकसभा चुनाव में नेताओं के बीच जुबानी जंग में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है, जिसको लेकर तनाव बढ़ गया है और दिग्गज अपने अपने दांव खेलते हुए तरह तरह के एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। ये दृश्य दिखाता है पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता, ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। दरअसल ये पूरा विवाद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के ट्वीट करने के बाद से शुरू हुआ है और उसके बाद लगातार सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी अपने परदादा जवाहरलाल की तरह ही समाजवादी है। विभाजन के 75 साल बाद भी भारत पाकिस्तान की समस्याएं एक जैसी हैं। राहुल ने अपने भाषण में कहा कि 30 से 50 परिवारों के पास भारत की 70% संपत्ति है। पाकिस्तान में भी पाक बिजनेस काउंसिल कुछ रियल एस्टेट सेठों के पास 75% हिस्सा है। संपत्ति का उचित वितरण पूंजीवाद की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ही कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी पर जमकर हमला किया था और राहुल गांधी की खूब सराहना की थी।
ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई तरह से पाकिस्तान भारत की सियासत को लेकर बयानबाजियां करता रहता है। लेकिन पाकिस्तान के राहुल प्रेम को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं मौज मस्ती के लिए पैदा नहीं हुआ हूं और न ही मेरे पास साइकिल है और न घर। मैं जनता की सेवा और मिशन के लिए पैदा हुआ हूं। तो वहीं पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर तंज कसने में जुटा हुआ है। पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। पाकिस्तान उतावला है। नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। ऐसे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारी सुरक्षा के जवानों पर आतंकवादियों से आक्रमण करा है, बड़ी संख्या में हमारे जवानों की जान। वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोशिश करें। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी रण में जुटे हुए हैं, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश भर में चुनावी रैलियां कर इंडिया गठबंधन पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं विपक्षी नेता भी कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर हमलावर कर रहे हैं। सभी दल एक दूसरे को घेरने और जनता को रिझाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में जनता का प्यार किसे मिलता है और 2024 में किसकी सरकार बनती है। ये तो 4 जून की तारीख ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत की राजनीति में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, लेकिन इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लवली के साथ 4 और कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल। कुछ दिनों पहले ही लवली ने छोड़ा था दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद। कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका दिल्ली में। अरविंदर सिंह लवली ने थामा बीजेपी का दामन। लवली के साथ 4 और कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल। कुछ दिनों पहले ही लवली ने छोड़ा था दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद। कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। अरविंदर सिंह लवली ने थामा बीजेपी का दामन। लवली के साथ 4 और कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल। कुछ दिनों पहले ही लवली ने छोड़ा था दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद। कांग्रेस को दिल्ली में एक और बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने क्या कुछ कहा, जल्दी से आप एक बार सुन लीजिए। मैंने जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उस इस्तीफे के बाद तमाम अपने साथियों से मैं मिला था। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता जो हम सब लोगों के साथ दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है। मैंने ईमानदारी से फैसला सोचा था कि इस्तीफा देने के बाद घर बैठूंगा। उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, दिल्ली और देश की लड़ाई को लड़ने के लिए एक ऐसी सशक्त पार्टी में जाना है और उसमें दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है आपको लड़नी है। तो इसलिए हम तमाम साथियों ने, और हम केवल आज हम ये 5 साथी नहीं है, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। आज प्रश्न ये है, मुझे बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि आप पहले भी कुछ समय के लिए आए थे फिर चले गए। मैंने कहा कि 18 वर्ष की आयु में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। ठीक बात है कि बीच में कुछ समय के लिए मैं आया था और कुछ माह में वापस चला गया था, इसलिए
तो कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म है, तीसरे चरण के मतदान होना भी बाकी है, लेकिन अभी से ही कांग्रेस के कई नेता जो हैं बीच जंग के मैदान में ही हाथ खड़े करके बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तीन खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशीष हांडा, नेता बीजेपी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। भूदेव शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भूदेव जी। राकेश कुमार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बड़े दिनों बाद आज आपको देखा है अपने साथ, शुक्रिया इसका। भूदेव शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही करूंगा। कैसे आप देखेंगे अरविंदर सिंह लवली हो, नवीन जिंदल हो, अशोक चौहान हो, एक लंबी फहरिस्त है। जिस वक्त आपको आपके कार्यकर्ता चाहिए, आपको आपके नेताओं का साथ चाहिए उस जंग को लड़ने के लिए, जो सियासी जंग है, उस वक्त आपके सिपहसालारी आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। भूदेव जी की आवाज नहीं मेरे पास आ पा रही है, शायद आपका ऑडियो म्यूट होगा सर, अनम्यूट कर दीजिएगा। मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, हम सब जानते हैं, देखिए चुनाव का समय है और एक ऐसे समय में पार्टी के कुछ नेता होते हैं वो इधर से उधर जाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी से अगर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं तो कुछ नेता बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं, कुछ दूसरी पार्टियों से कहीं और जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, हाथ मत लाइए, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। कई सारे इनके सांसद जो सिटिंग सांसद है वो भी टिकट वापस करके भी पार्टियां छोड़ के बैठे। अरे राजस्थान में चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसे तमाम नेता हैं इनके सिटिंग सांसद जो क्या है छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। राहुल विश्वा जी ने राजस्थान में, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन आज सिर्फ बात यही है कि मुद्दा केवल कांग्रेस पार्टी का बनाया जाता है। अच्छी बात है, जो जिसपे भरोसा होता है, जो जवाब। भूदेव शर्मा देखिए, बात मुद्दे की नहीं है। भूदेव शर्मा, जानना बहुत जरूरी है, अरविंदर सिंह लवली दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष थे, वो सब कुछ संभाल रहे थे। इंदौर की बात करें, वहां पे चुनाव लड़ने तक आपके प्रत्याशी पहुंच जाते हैं, वहीं से वो कहते हैं कि नहीं मैं बीजेपी में जा रहा हूं, तो वो क्या वाकई में आपके लिए चिंताजनक नहीं है? आज पुरी से भी ऐसी खबर आई, आपकी प्रत्याशी ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ सकते, मैं टिकट वापस कर रही हूं। राजेश जी बिल्कुल चिंताजनक है। इंदौर की अगर घटना को देखेंगे कि किस तरह से एक दिन पहले उस प्रत्याशी को जो क्या धमका करके उन पे कोई पूर्व केस भूल करके और उनको पार्टी में लिया गया, तो ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है कि आज किस तरह से विपक्ष के नेताओं को सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करके, डरा के, धमका करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है। ये किसी से छुपा तो नहीं है राजेश जी। अब अगर इसके लिए फिर भी सवाल खड़े हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये तो सभी को सोचने वाली बात है कि इससे लोकतंत्र बचेगा। लेकिन क्या आपकी पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी बीजेपी के पास है? भूदेव शर्मा, क्या आपको अपने नेताओं को संभालना नहीं होगा? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर वो बिखर रहे हैं, टूट कर उधर जा रहे हैं, तो कौन संभालेगा उनको? राजेश जी जनता संभालेगी। अच्छा, जनता इस तरह से एक चुनाव से एक दिन पहले जो क्या है किसी प्रत्याशी पर कोई पुराना केस भूल करके उसे डराया जाए, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो डरता है वो जा सकता है। डॉक्टर आशीष हांडा, मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी से कई नेता कांग्रेस, ठीक है भूदेव शर्मा जी, एक और मिनट। हरियाणा में, झारखंड में, राजस्थान में राहुल विश्वा जो अरविंदर सिंह लवली ने ऐसा क्या किया था? मैं भूदेव शर्मा जी, अरविंदर सिंह लवली ने क्यों आप कांग्रेस को छोड़ा? मुझे थोड़ा सा ये पिक्चर तस्वीर साफ कर दीजिए, क्योंकि आप तो प्रवक्ता हैं, आपको अंदर की बात पता होगी। बिल्कुल राजेश जी, देखिए लवली जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं जो डरता है वो जा सकता है। आज ऐसे समय में पूरी बात, या तो मुझसे सवाल पूछिए तो उसका जवाब देने दो। हर बार बीच में बोलने से मेरा सवाल पूरा नहीं हो पाएगा राजेश जी। मैंने तो बोला ही नहीं, बता रहा हूँ भाई। देखो भूदेव शर्मा जी, मैंने एक भी अल्फाज नहीं बोला, ना मैं ऐसा काम करता हूं। आप कुछ अलग पत्रकार के शो में आज बैठे हैं, मैं किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करता, ना मैं किसी को करने देता हूं। आपको बकायदा टाइम मिल रहा है, अगर मैंने किसी और को बोलने का मौका दिया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है राजेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं।
देखो, मैंने पहले भी कहा कि आज जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके डराया धमकाया जा रहा है जी, वो अब मुझे नहीं लगता कि देश की जनता से छुपा हुआ है। जब जब इस देश में लोकतंत्र को खतरा महसूस हुआ है, इस देश की जनता ने, इस देश के युवाओं ने, किसानों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। जो अवसरवादी हों, जो डरते हों, वो बीजेपी में जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस देश की जनता आज इस देश के लोकतंत्र के साथ खड़ी है, जिसका जवाब 4 जून को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 4 जून का इंतजार करेंगे। लेकिन बीजेपी, राजेश जी मेरी पूरी बात होने दीजिए, जल्दी कर लीजिए, और भी है मेरे पास, और भी है मेरे पास। नहीं, वो इसलिए देखने को मिलेगा कि ये अब किसी से नहीं छुपा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भाषा है उसको देख करके उनके चेहरे के, ठीक है, मुझे लगता है अभी इतना काफी टाइम है भूदेव जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, वक्त है मेरे पास, लंबा वक्त है मेरे पास, मैं फिर आऊंगा आपके पास। राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए थोड़ा सा समय मुझे और दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले बीजेपी के पास मैं जरा चलता हूं। डॉक्टर आशीष हांडा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से मुझे आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर आशीष हांडा, कांग्रेस को आप खत्म करने चले थे, आप कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस से कोई बीजेपी में आता है, 24 घंटे में आप उसे टिकट दे देते हैं। बड़ा अहम सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, उन लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को सींचा, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, 2 से लेकर 303 सीटों तक पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस से आया एक प्रत्याशी टिकट ले जाता है, लेकिन उनका क्या दोष है जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया है? आप तो कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं। राजेश जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राजेश जी, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि कुछ लोगों को लगता है कि मोदी जी दलों को जीतते हैं या हैक करते हैं, तो मैं आज क्लैरिटी दे दूं कि मोदी जी दलों को हैक नहीं करते, मोदी जी दिलों को हैक करते हैं। इसलिए जिस की अंतरात्मा जाग जाती है, जिस को समझ में आ जाता है कि हमें रोम की संस्कृति में नहीं राम की संस्कृति में आगे बढ़ना है, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है और मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत को बनाने की तरफ प्रयत्नशील होने में, अपना योगदान देने में जुट जाता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो कांग्रेस के नेता छोड़ के भाग रहे हैं, आपने अभी बताया, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को वो बड़ी नॉर्मल बात लगी, तो मैं थोड़ा सा उनका ज्ञानवर्धन कर दूं कि कांग्रेस को छोड़ने की प्रथा 1938 में शुरू हुई थी, जब आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। इसके बाद इनके ही और हम सबके पूजनीय हमारे बापू गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस एक विचारधारा है, कोई पॉलिटिकल आउटफिट नहीं है, इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। अच्छा, अभी ये ईडी सीबीआई की बात लेके रो रहे थे, जरा इनसे पूछिएगा G23 क्या है, ये जानते हैं? G23 ऐसे 23 एमपी हैं कांग्रेस के ही उच्च लेवल के एमपी, जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, संदीप दीक्षित, अनंत शर्मा, शशि थरूर, ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने G23 बनाया, जो कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से परेशान थे। तब कौन सा ईडी सीबीआई का रोना था? कुछ नहीं था। अच्छा, कांग्रेस अपने आप में इकलौती ऐसी पार्टी है राजेश जी, जिसके 9 सिटिंग चीफ मिनिस्टर कांग्रेस को छोड़ के भागे हैं। ऐसा उदाहरण आपको इंडियन पॉलिटिक्स में क्या पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। 9 सिटिंग चीफ छोड़ के भागे और उनमें से कईयों को आपने सीएम बना दिया। ये भी तो इंटरेस्टिंग नहीं है कि नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं साथ में कि क्या आपके पास ऐसे फेस नहीं है, आपके पास ऐसे कार्यकर्ता लीडर नहीं है जिन्हें आप सीएम बना सकें, जिन्हें चुनावी मैदान में उतार सकें? क्या आपको कांग्रेस से, एनसीपी से और दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं? देखिएगा, इसके 2 पहलू जी। पहली बात तो ये, आपको कहा कि 9 सिटिंग सीएम इनके छोड़ के भागे, तो क्या ये सत्य है या क्या ये मिथ्या है? तो इनकी याददाश्त में ताजा करा दूं कि अशोक चौहान महाराष्ट्र से, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से, विजय बहुगुणा उत्तराखंड से, एमएस कृष्णा कर्नाटका से, एन किरण रेड्डी आंध्र प्रदेश से, दिगंबर कामत गोवा से, एनडी तिवारी उत्तराखंड से, जगदंबिका पाल उत्तर प्रदेश से और प्रेरणा खांडू
अरुणाचल प्रदेश से नो सिटिंग सीएम। और दूसरा बात का जो आपका सवाल का जवाब है, मेरे पास ऐसे 32-33 और नेताओं की लिस्ट है जो मैं गिनाने लगा तो ये पानी पानी हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको सवाल का जवाब देता हूं, जल्दी से दे दीजिए। क्या है कि देखिएगा, ये जो राजनीति है ना, इसमें साम दाम दंड भेद चारों चीज चलती है। इसमें सिर्फ अपनी लाइन बड़ी नहीं करनी होती, सामने वाले की लाइन भी छोटी करनी होती है। चाहे अगर कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी में आ जाए, आपको कोई मैटर नहीं रखता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस मुक्त चले, कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कह रहे हैं आप? सुनिए, मैं बता रहा हूं, मैं क्लैरिटी दे रहा हूं इसकी आपके दर्शकों को। कांग्रेस बुरी हो सकती है, कांग्रेस का नेता बुरा हो सकता है, हम दोनों में डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, लेकिन बीजेपी में आकर वो अच्छा हो जाता है। चलिए ठीक है, मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। सर मैं आता हूं आपके पास, और भी वक्त है तो ही वो बीजेपी में आता है। अगर वो बीजेपी में आने के बाद भी कांग्रेस की नीतियों पे चलेगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। देखिएगा ना अपने नेताओं को। चलिए मैं आता हूं डॉक्टर आशीष अंडा, फिर आऊंगा समय है मेरे पास, समय है, लंबा समय है, बड़े इंटरेस्टिंग अच्छे से हम बातचीत करेंगे। राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, अंतरात्मा जाग जाती है, आशीष हांडा जी कह रहे हैं, और ये जो पलायन हो रहा है कांग्रेस का लगातार बीजेपी की तरफ, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए राजेश जी, सच्चाई तो ये है कि राजनीति के अंदर अंतरात्मा जागने का कोई मतलब ही नहीं है जी। जैसे कि पुराने टाइम में कहावत हुआ करती थी कि एक ही किनारे पर शेर और बकरी पानी नहीं पिया करते, लेकिन आज के समय में राजनीति के अंदर एक ही किनारे पर शेर और बकरी एक साथ पानी पी लिया करते हैं। आप देखें जिस तरीके से बीजेपी लगातार एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव सेट हुआ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 10 साल पहले कि ये भ्रष्टाचार नेताओं की पार्टी है, और आप देखें कि बहुत सारे ऐसे नेता जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे वो लगातार बीजेपी को ज्वाइन कर कोई सांसद, कोई विधायक या कोई मंत्री पद पर है। तो कहीं ना कहीं ये चिंतन मनन और सोचने का विषय है कि जिन नेताओं पर पहले आरोप लगाए गए तो उनको ज्वाइन क्यों कराया गया। बिल्कुल सर। जैसा कि आज ही की बात करें तो दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली दोबारा से बीजेपी में चले गए। ये 1 साल पहले भी बीजेपी में गए थे और दोबारा बीजेपी से कांग्रेस के दामन को इन्होंने पकड़ लिया। तो कहीं ना कहीं या तो लवली जी ने जो कांग्रेस पार्टी से शर्तें रखी होंगी, उन शर्तों को कांग्रेस पार्टी पूरा करने में असमर्थ रही, इसकी वजह से या तो उन्होंने बीजेपी का दामन को पकड़ा, या उनकी जो ब्लैकमेलिंग थी वो पूरी नहीं हो पा रही होगी। तो अरविंदर सिंह लवली ने अपने सभी साथियों या अपने गुट के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्वाइन कर लिया जी। और राजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका मेन एजेंडा, मेन उद्देश्य होता है किसी भी तरीके से चुनाव को जीतना। तो उसी को देखते हुए बीजेपी में जो भी पॉलिटिकल नेता, अगर बीजेपी को लगता है कि वो उनको फायदा पहुंचाएगा, उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा और उनकी जीत को सुनिश्चित करने में कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ाएगा, तो बीजेपी अगर उसको लेती है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ये राजनीति का हिस्सा है। ये आम जनता को देखना पड़ेगा कि जो नेता कल तक कांग्रेस के दामन को पकड़ के चल रहा था, अगर आज वो बीजेपी में जाता है तो क्या कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं को जनता का साथ मिलेगा या नहीं? राकेश शर्मा जी, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के भी नेता तो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कई सांसद शामिल हुए हैं, सिटिंग एमपी तक शामिल हुए हैं। तो क्या विचारधारा कोई मायने नहीं रखती है? ये वो वक्त आ गया है कि कोई विचारधारा नहीं है, आपके लिए कुर्सी मायने रखती है। राकेश जी, देखिए राजेश जी, मैंने पहले भी कहा, मैं पुनः इसको रिपीट करता हूं, राजनीति में नेताओं की विचारधारा कोई नहीं है। आप देख ले, जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, शिवसेना आज कांग्रेस के साथ महागठबंधन की महाआघाड़ी की सरकार बनाई, और कहां शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बना रही थी। इस तरीके से राजनीति के अंदर कोई भी विचारधारा नहीं है। हर कोई अपना व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए, अपनी सीट को सिक्योर देखते हुए नेता पार्टी बदलते हैं। ये जनता को तय करना है कि वो किस तरीके से। आप एक बहुत बड़ा उदाहरण देखेंगे तो बिहार से निकल के आता है। आप वोट किसी को भी दें, कोई भी पार्टी ज्यादा मैंडेट में आए, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो आप ये बताएं कि इलेक्शन का मायने क्या रखता है? चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने, लेकिन मैं आता हूं भूदेव शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे 1 मिनट चाहिए होगा आपसे डॉक्टर आशीष हांडा के पास जाने के लिए। डॉक्टर आशीष हांडा, नवीन जिंदल, अशोक चौहान, अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, लगभग 24 से 25 ऐसे नेता जिनके ऊपर आपने करप्शन के आरोप लगाए, किसी और ने नहीं लगाए, ये आपके ही द्वारा लगाए गए,
और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, पाक साफ हो गए, कोई डिप्टी सीएम बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया। मैं आपसे डिफर करता हूं यहां पे सर जी। वो हमने इल्जाम लगाए, ये अर्ध सत्य आपने सही कहा। वो बीजेपी में शामिल हुए, ये भी सत्य आपने कहा। अच्छा। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद वो पाक साफ हो गए, ये सत्य नहीं है। इनमें से किसी के ऊपर भी ईडी हो, सीबीआई हो, मतलब ये दाग अच्छे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? आज भी चल रहे हैं। नहीं, अजीत पवार को तो क्लीन चिट मिल गई है सर, और हेमंत बिश्वा शर्मा को आपने सीएम बना दिया है। इससे बड़ी और क्या चीज होगी सर? क्या चाहिए? अजीत पवार डिप्टी सीएम। जी, आप एक बात समझिएगा। जी, बताइए। वो दोषी साबित हो गए, जवाब है नहीं। उनके ऊपर इल्जाम है, जिसके लिए अभी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन और सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम चल रहा है। अगर वो दोषी साबित हो, उसके बावजूद मैं पढ़ के क्या अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम क्या दोषी साबित हो गए हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया बताइएगा। मैं आपका फैन हो गया राजेश जी। एक्चुअली क्या है, यहां पे दो अलग अलग बातें अब हम देखेंगे। ठीक है। पहली बात, अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो नैतिकता की दुकान खोलने के लिए भारतीय राजनीति के अंदर आए थे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये नारा दिया था कि अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगे तो पहले उसको देना चाहिए रेजिग्नेशन, बाद में होनी चाहिए उसकी इन्वेस्टिगेशन। ये उनका नारा था। इसलिए हमने ये कहा कि आप और किसी की बात माने ना माने, कम से कम अपने मापदंड पे तो पूरे उतरे जो आप ही ने कहे थे। पहली बात। दूसरी बात, उनकी रेजिग्नेशन इसलिए भी मांगी जा रही है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल ही नहीं है कि जेल के अंदर से रहते हुए दिल्ली की सरकार चलाई जा सके, जिसको एलजी साहब ने भी अप्रूव कर दिया है अपने बातों के अंदर, और हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि दिल्ली सरकार जेल के अंदर से चलाई जा सके, क्योंकि ना तो उनके पास फाइल भेजने का कोई तरीका है। ऐसा तो नहीं, मैं देखिए, मैं और भी मेहमान है, मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ आ जाए तो ईडी कार्रवाई को स्लो कर देती है। आपके ऊपर तो यह भी आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के साथ चले जाओ, और आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाए कि बीजेपी के पास चले जाओ, ईडी आपको क्लीन चिट दे देगी, साफ रास्ता दे देगी कि आप साफ हैं। डॉक्टर दीपक जी देखिए, ऐसा है, राजेश, आरोप प्रत्यारोप, ठीक है ना, ये सब तो राजनीति का खेल है। चलिए मैं आता हूं, क्योंकि दो मेहमान मेरे पास और है। भूदेव शर्मा फिर मुझे कह देंगे कि आप मुझे वक्त नहीं दे रहे। मैं आता हूं आपके पास। भूदेव शर्मा जी, अब मैं वापस अपने मुद्दे पर आ रहा हूं, जिसको लेकर हमने बातचीत आप सभी मेहमानों को बुलाया था, कि पाकिस्तान की बहुत दिलचस्पी राहुल गांधी में हो रही है। वो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए। पाकिस्तान से ऐसी आवाजें उठ रही हैं, प्रधानमंत्री तो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं। इतना पाकिस्तान का प्यार आपको क्यों जरूरी पड़ गया? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं हांडा जी से एक बात बोलना चाहता हूँ जी, कि जो व्हाट्सएप से जो ज्ञान लेके आते हैं, थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ कि पेपर, अखबार और जो मिनिस्ट्री की साइट है उनको भी छोड़िए। मेरे ज्ञान डॉक्टर आशीष हांडा, डॉक्टर आशीष हांडा, डॉक्टर आशीष, मैं आपको समय दूंगा। अरे अभी आपने क्या कहा कि इनके ज्ञान, भूदेव शर्मा, आप मुझे ज्ञान दे रहे थे। देखिए भूदेव शर्मा, आप मुझे ज्ञान दे रहे थे, अरे आप बीच में क्यों बोल रहे ठीक है। डॉक्टर आशीष हांडा, सुनो, मुझे ज्ञान दे रहे थे कि नहीं? अभी डॉक्टर आशीष हांडा, भूदेव शर्मा, आप क्या कह रहे थे उस समय कि मैं इनको ज्ञान दे देता हूं, आप मुझे ज्ञान दोगे? अरे अपने भी बात का मतलब क्या है? पढ़ के आते हो, आपको खुद को ज्ञान नहीं है, आपको खुद को ज्ञान नहीं है। सुबह सुबह भागवत का पढ़ के आते हो, अच्छा हमें ज्ञान दोगे? हमें ज्ञान दोगे क्या? अरे भागवत यूनिवर्सिटी से पढ़ के हमें ज्ञान दोगे क्या? राजेश जी ने आपसे कुछ सवाल पूछे, किसी एक सवाल का जवाब दिया कैसे है? अच्छा चलिए, दोनों मेरी बात सुनिए। डॉक्टर आशीष हांडा और भूदेव शर्मा जी, दोनों की आवाज कम कर दीजिए, दोनों की आवाज कम कर दीजिएगा। अब दोनों की आवाज कम है, आपको नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन पा रहा है आपको, और मेरी बात सुन लेंगे आप। देखिए, मैं यहां पे खिचड़ी बनाने के लिए नहीं बैठता हूं। अगर आप आपस में दोनों बात करेंगे, मेरे जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं उन तक कोई बात नहीं पहुंचेगी। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। डॉक्टर आशीष हांडा जी, मैंने आपको समय दिया बकायदा, आप पॉइंट नोट करके रख लीजिए, मैं फिर आपको समय दूंगा, और भूदेव शर्मा जी जो कहेंगे उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? आधा टाइम के बीच में बोलने की करेंगे तो मैं टोकूंगा। अरे भाई, उन्होंने आपको नहीं टोका, उन्होंने आपको नहीं टोका, उन्होंने नहीं टोका। डॉक्टर आशीष हांडा, नहीं सर, नहीं। अब जवाब दीजिए भूदेव शर्मा जी। पाकिस्तान को आपकी बहुत याद आ रही है राहुल गांधी की? पहले इनको शांत कीजिए राजेश जी। जी बोलिए। बीच में बोलने की क्या आदत है? वो चुप है, वो आपको सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। राजेश जी हम ये जानना चाहते हैं, देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था
कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और इनको लगेगा कि जनता ने इनका बहिष्कार कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, पाकिस्तान, सेना के नाम पर इस पर वोट मांगना शुरू कर देंगे। जब बताइए कि जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने कौन गया था? पाकिस्तान में बिना बताए बिरयानी खाने कौन जाता है? आतंकवादियों को जो क्या है लाहौर तक छोड़ने कौन जाता है? किसकी सरकार में जाते हैं? तब इनको पाकिस्तान प्रेम दिखाई नहीं देता। अरे पाकिस्तान का कोई मंत्री कोई अपने ट्विटर से ट्वीट करे, अमेरिका का करे, अफगानिस्तान का करे, इंग्लैंड का करे, इससे हमें क्या मतलब? ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है, हमारे देश का है क्या? अब इससे पाकिस्तान इनको सिर्फ और सिर्फ देश के जो मेन मुद्दे हैं, आज बेरोजगारी क्यों है, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, आज देश का युवा बेरोजगार क्यों घूम रहा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। कैसे बलात्कारियों को सड़क देने का काम ये लोग कर रहे हैं, कैसे आतंकवाद गुंडों को सड़क देने का काम कर रहे हैं, इन मुद्दों से भटकाने का काम ये करेंगे। पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया इसको ये नहीं बता पाएंगे, केवल इनके प्रवक्ता आएंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आएंगे। आपने इतने सवाल इनसे पूछे, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अजीत पवार को क्लीन चिट क्यों मिल गई? क्यों कांग्रेस से आए हुए, इनकी पार्टी में कोई नेता नहीं है जो कांग्रेस से आए हुए नेता मुख्यमंत्री? मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूं कि क्यों जो नवीन जिंदल है, आपके इतने अशोक चौहान है, सब आपको छोड़ के जा रहे हैं, अरविंदर लवली आपको छोड़ के चले जा रहे हैं। आप कहते हैं कि डरो मत, लेकिन डरकर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कुछ लोग वायनाड से डरकर रायबरेली पहुंच जा रहे हैं, वो अमेठी नहीं जा रहे हैं डर के मारे। अरे राजेश जी अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 19 प्रत्याशियों को डरा धमका करके उनके नामांकन को वापस ले पाया गया है। और मोदी जी जो क्या गुजरात छोड़ के बनारस पहुंच गए, ये क्या डर था क्या? फिर बताइए कि तुम डर के यहाँ आए थे क्या? गुजरात की जनता ने आपको यहाँ भगा दिया था क्या? अरे एक देश में एक ऐसा नेता भी है जो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक कहीं भी खड़ा हो जाए जीत के दिखा रहे हैं। आप जब जीतेंगे अमेठी भी जीतेंगे, रायबरेली भी जीतेंगे, वायनाड भी जीतेंगे। आप आइए ना, मुझे 4 जून का इंतजार कीजिए। अरे बौखलाहट पूरे तौर पर बोल रही है। भूदेव शर्मा एक आखिरी जवाब करना नहीं चाहते, केवल और केवल भड़काऊ भाषण देंगे, देश के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। चलिए डॉक्टर राकेश मैं आपके पास आ रहा हूं, राकेश कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जो चीज मुझे समझनी है, भारत एक मजबूत परिपक्व लोकतंत्र हो चुका है, हम पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुके हैं, हम कहें तो चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे नेताओं को जब भी चुनाव आता है पाकिस्तान की बड़ी याद आती है। क्या वजूद उस जिन्होंने ट्वीट किया है, क्या है उनका? ना तो वो इस वक्त सत्ता में है, ना कोई लेना देना है, लेकिन क्यों जरूरी पाकिस्तान की एंट्री क्यों? राजेश जी, देश में चुनाव चल रहा है जी, और चुनाव के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सत्ता की हो या विपक्ष की हो, उनको उन मुद्दों को चाहिए होता है जिससे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचे जी। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि अगर हमारे देश के किसी भी नेता के बारे में, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, अगर किसी भी देश में बात हो रही है और वो हमसे छोटा है, वो हमसे काफी निम्न स्तर पर है, तो हमें चर्चा भी नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे देश के नेताओं की बात यूएस में क्या हो रही है, यूके में क्या हो रही है, यूरोप में क्या हो रही है, जिन देशों ने एक मुकाम हासिल किया हुआ है। मैं समझता हूं कि हम अपनी डिबेट में या अपने देश की राजनीति के अंदर अगर हम पाकिस्तान के नेताओं के द्वारा दिए गए बयान के ऊपर अगर कोई चर्चा करते हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा ये कि अगर किसी भी पॉलिटिकल नेता ने या पाकिस्तान के किसी नेता ने इस तरह का वक्तव्य रखा तो मैं समझता हूं उसको हमें बिल्कुल भी वेटेज नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत पीछे हैं। कहीं ना कहीं हम उन नेताओं का या उस भाषण का जिक्र कर कर हम उन्हें इंपॉर्टेंस देके कहीं ना कहीं उनका वेटेज को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है जी कि कांग्रेस पार्टी को भी यह चाहिए कि वो उस तरह की बात करें। चुनाव चल रहा है, जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। आप देखिए राजेश जी, चुनाव में बेरोजगारी, चुनाव में महंगाई, चुनाव में किसानों की आय दुगनी कैसे हो, देश में विकास कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, युवाओं के लिए स्टडी मैं बस जल्दी से, क्योंकि एम्स कैसे, एक मिनट में डॉक्टर राकेश कुमार, एक मिनट में मुझे एक जवाब चाहिए। मुसलमानों और पाकिस्तान पर, क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बहुत बारीकी से आपकी नजर रहती है, कैसे हम इस चुनाव को देखें जहां चुनाव रोजगार पे होना चाहिए था, शिक्षा पे होना चाहिए था, आगे क्या पैमाने हैं जिस पे हमने आगे बढ़ना है, वो मंगलसूत्र और भैंस के ऊपर आटिका है, मुसलमान पर आटिका है। देखिए राजेश जी, मैंने हमेशा हर डिबेट में
यही कहा है कि जो चुनाव है ये लोकसभा का चुनाव है, ये देश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। चुनाव होना चाहिए महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, गरीबी कैसे हटे, किसानों की आय कैसे दुगनी हो। चुनाव मंगलसूत्र पे नहीं होना चाहिए, चुनाव किसी भी हिंदू मुस्लिम या किसी और समुदाय पे नहीं होना चाहिए, चुनाव किसी भी धर्म पंथ या क्षेत्र पर नहीं होना चाहिए, चुनाव विकास पर होना चाहिए। हम देखें हमारा युवा आज पढ़ के कितना आगे जा रहा है। ठीक है राकेश जी, मैं माफी चाहूंगा, दरअसल मुझे देश की दिल्ली लेके जाना है, दिल्ली लेके चल रहे हैं हम। राहुल गांधी युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, वो कुछ तस्वीरें हम जल्दी से दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम वापस लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2 क्वेश्चन है, लेकिन पहला भाई ने पूछ लिया। मैं भी 1.5 लाख युवा से हूँ जो कि पेंडिंग आर में भर्ती से कैंसिल हो गया, और वो तो पूछ लिया, एमएसआर में पा गया मैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब भी वैकेंसी आती है तो जो रिजर्वेशन जो रहती है, तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के वो वैकेंसी कम कर रही है, इसलिए कि रिजर्वेशन ना दे। तो इस बारे में मैं आपके कुछ जानना चाहता हूँ सर, जब आपकी सरकार आएगी तो इस बारे में आप काम करेंगे या नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो शुरुआत में मैंने कहा कि जो 90% आबादी वाले लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, उनको यही नहीं मालूम कि इनकी आबादी कितनी है। और अगर आप उनसे पूछो कि भाई आपके लोग मीडिया में कितने हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने हैं, अलग अलग कंपनियों में कितने हैं, उनको मालूम ही नहीं। तो आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओबीसी वर्ग के पास हिंदुस्तान का कितना धन है, आप बता सकते हो? नहीं सर, नहीं बता सकते सर। ये मैं आपने बोल दिया कि भैया तकरीबन 50% आबादी है, मगर भागीदारी कितनी है कोई नहीं बता सकता। तो हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं। जाति जनगणना मतलब इनको पता लग जाएगा कि ओबीसी वर्ग के प्रेस में इतने लोग हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में इतने लोग हैं, जुडिशरी में इतने हैं, आर्मी में इतने हैं, हमारी भागीदारी कितनी है वो भी पता लग जाएगा, और हमारे लोग कहां बैठे हैं, कितने बैठे, वो भी पता लग जाएगा। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपको आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है, हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है, यह मेन सवाल है। जब आप अग्निवीर की बात कर रहे हो, आप यही तो कह रहे हो ना, जितना हमें धन पहले मिलना चाहिए था वो उतना नहीं मिल रहा, वही तो कह रहे हो ना। वही कह रहे हो कि भाई पेंशन नहीं मिल रही, कैंटीन नहीं मिल रही, शहीद का दर्जा नहीं मिल रही। आप अंत में बात पैसे की होती है। जब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, आप पैसे की बात कर रहे हो। भैया देखो, उसको नौकरी मिल गई, हमें नौकरी नहीं मिली, उसे पैसा मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है, और हर संस्था का सर्वे होगा। देखिए मैं आपको सीधा बता देता हूं, 90 अफसर हैं
दिल्ली सरकार को चलाते हैं। 6 रुपए 10 पैसे 100 रुपए में से ओबीसी, दलित, आदिवासी निर्णय ले रहे हैं। क्यों? इनको कोने में कैसे बैठा रखा है? बताइए कैसे? इनमें कोई कमी तो नहीं है ना? आप में कोई कमी तो नहीं है ना? कोई कमी नहीं है। तो अगर कमी नहीं है तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हाँ, ताकत पता नहीं है। और एक और, एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे इनकी हत्या होती है। एसीआर जानते हो क्या होता है? ये देखो, ऐसे पॉलिटिकल लोग हो आप। बाबरिया जी, एसीआर क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है। जैसे मैं राहुल जी के साथ काम करता हूं, 1 साल के बाद राहुल जी देखते हैं कि बाबरिया जी क्या काम कर रहे हैं, मगर वो उसमें कोई बड़ी एक ऑब्जेक्टिव की वजह कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग से मेरे खत्म कर दिया कि तो बराबर नहीं है, तो जो उसका एसीआर होता है मेरा खत्म हो गया, तो मेरा आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है। तो जहां तक आपकी सिस्टम का सवाल है, ऑफिसर्स होते हैं, अन्य अपर कास्ट से होते हैं, क्या होते हैं, तो वो लोग आपका रिपोर्ट खत्म कर देते हैं, तो आपको प्रमोशंस भी नहीं मिलता है और आपको सही जगह भी नहीं मिलती है। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जहां पर युवाओं के साथ वो बातचीत कर रहे थे। यहां पर एक बार फिर से रिजर्वेशन का मुद्दा आया है। और डॉक्टर आशीष हंडा, आप फवाद चौधरी की बात कर रहे थे। फवाद चौधरी ने भी यही कहा कि मैं आऊंगा, आप ही के पास आ रहा हूं, आप उंगली नीचे कर लीजिए, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। डॉक्टर आशीष हंडा, जब फवाद चौधरी का ट्वीट हम पढ़ते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की समस्या यही है कि 30 से 50 लोगों के पास दोनों देशों की संपत्ति, यानी कि भारत में भी और पाकिस्तान में भी 70% संपत्ति पर देश के 30 से 50 लोगों का कब्जा है और बाकी की आबादी के पास सिर्फ 30% प्रॉपर्टी है। तो क्या यह जायज नहीं है? क्या इसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? आप पाकिस्तान तो लेके जा रहे हैं, सुनिए, आप पाकिस्तान लेके जा रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट को आप छू नहीं रहे हैं। आपको फवाद चौधरी दिख रहा है, लेकिन आपको यह नहीं दिख रहा कि 30 से 50 लोगों के पास 70% प्रॉपर्टी है। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक जी की बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान के किसी मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया, उसको हम अपनी डिबेट में डिस्कस करें। वो शायद पाकिस्तान का लेवल नहीं है और हम लोगों के लिए भी समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी देश का सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री जी अगर स्टेज से खड़े होकर कोई टिप्पणी करते हैं तो वो निराधार और निरर्थक नहीं होती। मेरा काम भाजपा का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हुए ये समझाना आपके दर्शकों को जरूरी है कि वो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों किया। प्रधानमंत्री जी ने शहजादे का नाम इसलिए उठाया कि पाकिस्तान चाहता है कि शहजादे को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि शहजादे का पाकिस्तान प्रेम और पाकिस्तान के जितने अधिकारी और नेता हैं उनका शहजादा प्रेम उजागर है, क्योंकि दोनों की मानसिकता, दोनों की सोच, दोनों की कार्यप्रणाली में हमें एक सिंक्रोनाइजेशन दिखाई देती है, जो आपके माध्यम से भारत की जनता और दर्शकों को जानना जरूरी है। दोनों का आज तक ये समझ नहीं आया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्यों? मुझे थोड़ा समय दीजिए। नहीं, मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे। ठीक है, मैं अपनी 1 मिनट दे रहा हूं बात को जी ठीक है, 1 मिनट दे दीजिए, बहुत रहेगा इतने में, क्योंकि दोनों का एक ही दुश्मन है और उस दुश्मन का नाम है नरेंद्र मोदी। दोनों भारत की अखंडता, स्थिरता, उन्नति से दिक्कत में आए हुए हैं। क्योंकि आपने कांग्रेस को देखा होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी होती है। दोनों ही हिंदू और सनातन विरोधी वक्तव्य देते हैं और कर्म करते हैं। भगवा आतंकवाद किसने कहा? दोनों आतंकवाद का साथ देते हैं। बाटला हाउस पे कौन रोया? ठीक है, मैं जल्दी से 30 सेकंड और आपको दे रहा हूं, मुझे 30 सेकंड आपको और दे रहा हूं। लाहौर कौन गया था सर? नवाज शरीफ को किसने हिंदुस्तान बुलाया था? पठानकोट में आईएसआई को किसने बुलाया? जिन्ना की कब्र पे फूल किसने चढ़ाए? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। जी 30 सेकंड। बिल्कुल, ये सारा कुछ भाजपा के नेताओं ने किया। क्यों किया? क्योंकि हम सामने वाले को मौका देना चाहते हैं कि अगर तुझे सुधरना है तो हम तुझे एक मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर तू नहीं सुधरेगा तो वो हम ही हैं जो कहते हैं कि अगर उधर से एक गोली चले तो इधर से गोली चलाते हुए गिनना मत। चलिए भूदेव शर्मा, आखिरी 1 मिनट। वो तो सुधरने का मौका देना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने ट्रिगर पे ऐसे उंगली दबा रखी है कि पाकिस्तान से एक गोली आई और यहां से 1000 गोलियां जाएंगी, बीजेपी कह रही है।
अब घर में घुस के मारते हैं, अब डोजियर नहीं देते हम। जी, डोजियर भी नहीं देते। 1 मिनट में कवर करिए, मुझे 1 मिनट राकेश जी के पास भी जाना है, जल्दी से। राजेश जी, मुझे तो हंसी आती है बीजेपी के प्रवक्ताओं पर कि बेचारे क्या जवाब दे, क्या सवाल। अरे आप शांत रहिए ना हांडा जी, आप बीच में हर बार बोलते हो, आपकी आदत। आप जल्दी से खत्म करिए, हांडा जी की आवाज को थोड़ा सा कम रखिएगा। आशीष जी, भूदेव शर्मा जल्दी बोलिए। आप रटा रटाए सवालों को लेके रटा रटाए जवाब लेके आते हो। भूदेव जी जल्दी कंप्लीट करिए, 40 सेकंड आपके पास बचे हैं। सुन लीजिए, आपको जवाब नहीं है आपके पास। राजेश जी, मुझे तो हंसी आ रही है कि इनके प्रवक्ताओं के पास कोई जवाब ही नहीं होता, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि आज तक कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया, उनको कोई प्रेम नहीं दिखाया। लेकिन जैसे अभी राकेश जी ने बताया कि जहां पहले हमारी तुलना अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया जैसे देशों से होती थी, वहां 2014 के बाद हमारी ये स्थिति हो गई है कि आज हमें पाकिस्तान में बहस करना पड़ता है कि पाकिस्तान में टमाटर तेज हो गए, पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो गई, हमारे यहाँ अगर 1000 रुपए का सिलेंडर है, पाकिस्तान में 5000 का हो गया। हर चीज को पाकिस्तान। ठीक है, बस आखिरी 1 मिनट बचा है, राकेश जी के पास जाऊंगा। नहीं तो राकेश जी बहुत दिनों बाद आज मुझे मंच पे मिले हैं। राकेश जी, इस चुनाव को आप कैसे देखेंगे? 2 चरण का मतदान हो चुका है, कैसे आप इसको देखेंगे? मुद्दों से भटकता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। राजेश जी, बस मैं इतना कहूंगा। जी राजेश जी, बोलिए। मैं ये कहूंगा कि 2 चरणों का चुनाव हो गया और दोनों चरणों के चुनाव होने के बाद जिस तरीके से चुनाव के अंदर भाषाएं बदली हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, और मंगलसूत्र बीच में आ गया, सांप्रदायिक बातें बीच में आ गई, हिंदू मुस्लिम बीच में आ गया, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, उन दोनों के ही फेवर में चुनाव नहीं जा रहा। इसीलिए ये बौखलाहट के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव मुद्दों से भटककर कहीं ना कहीं और जाता दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर आशीष हांडा बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेश शर्मा जी माफी चाहूंगा, समय हो गया है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए।